हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसरी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैन मार्टिन की बुक सेकंड पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 13 जो कि है एडवर्ब फ्रेज पे। तो फ्रेंड्स, आगे हम इसमें देखने वाले हैं। इसमें 31 क्वेश्चंस हैं और इसमें हमको क्या करना है, तो जैसा कि इसमें दिया गया है, पिक आउट द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेज आपके सामने है, इसमें एडवर्ब फ्रेज हमें पता करना है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एडवर्ब फ्रेज पता करने के लिए आपको करना क्या होता है। तो एडवर्ब फ्रेज पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्ब जो होती है वर्ब से हमें क्वेश्चंस कुछ करने पड़ते हैं। और वो क्वेश्चन कौन से हैं, तो वर्ब से अगर हम क्वेश्चन करते हैं कब, तो जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं कहाँ, तो जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। एंड वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं कैसे, तो जो आंसर मिलेगा दैट विल बी एन एडवर्ब फ्रेज, वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो एडवर्ब फ्रेज का पता करने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कब, कहाँ, कैसे। तो इन दिस वे आगे हम इन सेंटेंसेज में देखते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, शी लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ ग्रेट वुड। अब इस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज कहाँ पे आया हुआ है, तो शी लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ ग्रेट वुड। तो इन द मिडिल ऑफ अ ग्रेट वुड, ये हमारा पूरा मिला के क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। अगर इस सेंटेंस को पढ़ें तो ये कह रहा है कि शी लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ ग्रेट वुड, मतलब वो जो जंगल था उसके बीच में रहती थी। तो वो रहती थी तो कहाँ रहती थी, तो इन द मिडिल ऑफ अ ग्रेट वुड, जंगल के बीच में रहती थी। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है, नथिंग कैन लिव ऑन द मून। अब इस सेंटेंस में भी नथिंग कैन लिव ऑन द मून, यहाँ भी यहाँ ऑन द मून जो है हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। अगर इसमें से हम देखें तो नथिंग कैन लिव कुछ भी नहीं रह सकता, तो कहाँ नहीं रह सकता, ऑन द मून, तो ऑन द मून हो गया एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ये कहता है मॉड कम इनटू द गार्डन। मतलब सेंटेंस की शुरुआत अगर देखें तो कुछ ऐसे है इसमें, कम इनटू द गार्डन मॉड, तो मॉड में कॉमा है उसके पहले, मतलब ये किसी को बुला रहा है, कह रहा है कि मॉड कम इनटू द गार्डन, यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस है, इम्परेटिव सेंटेंस है ये। तो कम इनटू द गार्डन, तो आओ, कहाँ आओ, इनटू द गार्डन, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। और एडवर्ब फ्रेज में भी हम देखेंगे कि अगर कब वाले क्वेश्चन से आंसर मिलता है, इट मीन्स दैट इज एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। एंड if the answer comes from the question word where, then that will be an adverb phrase of place। and अगर कैसे वाले से क्वेश्चन करने में मिलता है तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, थ्री फिशर्स वेंट सेलिंग ओवर द सी। ये कह रहा है कि थ्री फिशर्स वेंट सेलिंग, तीन जो फिशर्स थे वो वेंट सेलिंग ओवर द सी, वो सेलिंग के लिए गए थे, तो कहाँ गए थे, ओवर द सी, समुद्र के पास गए थे। तो ओवर द सी हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है, ओवर हर हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए। इस सेंटेंस का ऑर्डर जो है थोड़ा सा डिसऑर्डरली मैनर में लिखा गया है। एक्चुअली होता क्या है कि आप इसमें देखेंगे कि जो ये आपको एक्सरसाइज कराई जाती है, पर्टिकुलर स्पेशली जो रेन मार्टिन की एक्सरसाइजेस होती हैं, इनमें बहुत सारे हमारे जो सेंटेंसेज होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी पोएम से ली गई होती लाइन होती हैं, किसी न किसी पोएम की वो लाइन्स होती हैं। तो ये भी जैसे है, ओवर हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल, ये भी हमारे किसी पोएम की लाइन है, इसलिए ये इधर उधर सेंटेंस में लिखा गया है, तो इससे परेशान मत होइएगा। यहाँ पे जैसे अगर इस सेंटेंस को हम सही कर लें, द ग्रेट डार्क बेल हैंग्स ओवर हर, तो द ग्रेट डार्क बेल हैंग्स, हैंग्स हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो ये कह रहा है, अगर इसका एक्चुअल मीनिंग हमें नहीं भी पता, क्योंकि ये पोएम की लाइन है, तो नहीं भी पता तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं, जो इसका सेंस निकल रहा है उसी से पता चल जाएगा। द ग्रेट डार्क बेल हैंग्स, यानी द ग्रेट डार्क बेल जो है लटकती है, तो कहाँ, ओवर हर, उसके ऊपर। तो ओवर हमारा क्या हो जाएगा, फिर एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो ओवर हर एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाउन इन अ ग्रीन एंड शैडी बेड अ मॉडेस्ट वायलेट ग्रू, ये भी एक पोएम की लाइन है। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे है, अगर इसको हम सेंटेंस को सही कर दें तो अ मॉडेस्ट वायलेट ग्रू, अ मॉडेस्ट वायलेट ग्रू डाउन इन अ ग्रीन एंड शैडी बेड। तो यहाँ भी इस सेंटेंस में अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। कौन सा,
तो इन अ ग्रीन एंड शैडी बेड, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है ऑन योर कॉन्शंस दिस विल लाई, ये भी लाइन पोएम की है। दिस विल लाई ऑन योर कॉन्शंस, तो ये लाई करेगी कहाँ, ऑन योर कॉन्शंस। तो ऑन योर कॉन्शंस हमारा ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। दे सैट फॉर अ वाइल ऑन द बैंक, दे सैट फॉर अ वाइल ऑन द बैंक, तो दे सैट वे बैठ गए, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, ऑन द बैंक बैंक यानी किनारे पर। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे वे बैठ गए, तो कहाँ बैठ गए, ऑन द बैंक, आंसर मिला ऑन द बैंक, मतलब ये एडवर्ब फ्रेज है। कब बैठ गए, तो फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, यानी ये टाइम बता रहा है कि वे बैठे तो कितनी देर के लिए बैठे, तो थोड़ी देर के लिए बैठे। इट मीन्स इन दिस सेंटेंस टू एडवर्ब फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड, दो एडवर्ब फ्रेज इस सेंटेंस में यूज किया गया है। द फर्स्ट वन इज फॉर अ वाइल एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बैंक। तो फॉर अ वाइल वी कैन से कि दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम एंड ऑन द बैंक एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। इस सेंटेंस में दो एडवर्ब फ्रेजेस आए हैं, फॉर अ वाइल एंड ऑन द बैंक। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस, तो इसमें ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस, तो ऑनेस्टी लिखी हुई है कहाँ, ऑन हिज फेस। तो ऑन हिज फेस हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। द गन वेंट ऑफ विद अ लाउड रिपोर्ट, अब वेंट ऑफ का मतलब होता है गो ऑफ है, गो ऑफ जो है हमारा वो है फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है विस्फोट होना या तेज़ आवाज़ होना, और उसी का सेकंड फॉर्म है वेंट ऑफ। तो द गन वेंट ऑफ मतलब जो गन थी उससे तेज़ आवाज़ आई, और किस तरह से कैसे आवाज़ आई, तो विद अ लाउड रिपोर्ट, विद अ लाउड पड़ यानी बहुत तेज़ी से वो आवाज़ हुई, बहुत तेज़ी से विस्फोट हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, मैनर बता रहा है। एंड नेक्स्ट है देयर ड्वेल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड बिसाइड द रिवर डी। अब ये वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी, ये वाला जो सेंटेंस दिख रहा है ये पूरा पूरा एक पोएम है, और बिसाइड द रिवर डी जो पोएम है उस पोएम का नाम है द रिवर डी, ऐसा कुछ उसका नाम है पोएम का। और उस पोएम की ये लाइन है, इसमें एक्चुअली कहानी जो है वो एक मिलर की है। मिलर का मतलब यहाँ है मिल जैसे होता है जहाँ पे ग्रेन्स जो होती हैं उनको ग्रिंड किया जाता है, यानी जो मिल्स होती हैं उनकी बात हो रही है। तो मिलर हो गया जो मिल को चलाता है वो। तो इसमें एक मिलर की कहानी है, एक मिलर रहता है वो बहुत ही हेल एंड बोल्ड रहता है। तो हेल एंड पोएम की लाइन है, हेल एंड बोल्ड का मतलब है बहुत ही खुश रहता है, उसे किसी तरह की चिंता नहीं रहती है। तो ये जो मिलर रहता है वहाँ पे जो किंग होता है उस समय को, वो मिलर से बहुत जिलस रहता है, और इसमें कुछ ऐसी इसकी कहानी है, तो ये उसी की लाइन है। तो देयर डेल्टा मिलर, एक मिलर रहता था हेल एंड बोल्ड, जो कि हेल एंड बोल्ड था, यानी वो खुश था और उसे किसी तरह की चिंता नहीं रहती थी। और वो कहाँ रहता था, तो डेल्ट रहता था, कहाँ रहता था, तो बिसाइड द रिवर डी। तो बिसाइड द रिवर डी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है आई स्टूड ऑन द ब्रिज एट मिडनाइट। अब आई स्टूड ऑन द ब्रिज एट मिडनाइट है, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो मैं खड़ा था, तो कहाँ खड़ा था, ऑन द ब्रिज। कब खड़ा था, तो एट मिडनाइट। इट मीन्स इस सेंटेंस में भी दो एडवर्ब फ्रेजेस आए हुए हैं। तो ऑन द ब्रिज हमारा क्या हो गया, प्लेस वाला हो गया, एंड एट मिडनाइट हमारा टाइम हो गया। तो दो एडवर्ब फ्रेजेस इसमें भी आए हुए हैं। नेक्स्ट है टू द नॉर्थ वर्ड स्ट्रेच द डिजर्ट। अब ये है जो सेंटेंस, ये अगर देखा जाए ना तो सेंटेंस ऐसे कुछ है जो कि लिखा दूसरे तरीके से गया है। सेंटेंस ऐसे है द डिजर्ट स्ट्रेच्ड टू द नॉर्थ वर्ड, मतलब रेगिस्तान फैला हुआ है, तो कहाँ फैला हुआ है, टू द नॉर्थ वर्ड, उत्तर की ओर। तो ये वाला जो है वो फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है बिसाइड अ ग्रीन मीडो अ स्ट्रीम यूज टू फ्लो। तो बिसाइड अ ग्रीन मीडो अ स्ट्रीम यूज टू फ्लो, अब ये भी जो है ये सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि स्ट्रीम का मतलब हो गया नदी से निकलने वाली एक धारा जो कि बहती रहती है। तो ये कह रहा है कि जो ग्रीन मीडो था यानी चारागाह था जहाँ हरी हरी घासें होती हैं, तो उसके पास से एक क्या था कि स्ट्रीम यूज टू फ्लो, एक धारा जो है बहा करती थी। तो यहाँ पे भी बिसाइड अ ग्रीन यूज स्ट्रीम यूज टू फ्लो। तो इस सेंटेंस में भी अगर देखें तो सेंटेंस कुछ ऐसे था जो कि लिखा, क्योंकि ये भी कहीं की लाइन है किसी पोएम की। तो आई स्ट्रीम यूज टू फ्लो,
बिसाइड अ ग्रीन मीडो, ये ऐसे सेंटेंस अगर देखें तो सही ऑर्डर है सेंटेंस का। आई स्ट्रीम यूज टू फ्लो बिसाइड अ ग्रीन मीडो, तो आई स्ट्रीम यूज टू फ्लो तो स्ट्रीम बहा करती, तो कहाँ बहा करती थी, तो बिसाइड अ ग्रीन मीडो, तो बिसाइड अ ग्रीन मीडो हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है आई हैव रेड बेकन टू माई ग्रेट प्रॉफिट, तो आई हैव रेड बेकन, मैंने बेकन को पढ़ लिया है, मतलब यहाँ राइटर की बात हो रही है, तो मैंने बेकन को पढ़ लिया है, तो कहाँ तक पढ़ा है, तो टू माई ग्रेट प्रॉफिट, तो बहुत ही बड़े ग्रेट प्रॉफिट तक मैंने पढ़ लिया है, तो ये जो टू माई ग्रेट प्रॉफिट है ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट है इन हर ईयर ही विस्पर्स गेली, यानी ये बात हो रही है, ये सेंटेंस अगर सही ऑर्डर देखें तो ही विस्पर्स गेली इन हर ईयर, ये इस तरह सेंटेंस है और इसको दूसरे तरीके से लिखा गया है। और ही विस्पर्स गेली का मतलब हो गया कि वो जो है फुसफुसाना, विस्पर्स का मतलब होता है कान में किसी के फुसफुसाना, धीमे से कुछ बोलना, तो ही विस्पर्स गेली इन हर ईयर, तो वो गेली का मतलब खुशी खुशी, तो वो बोलता है किसी के कान में फुसफुसाता है, तो विस्पर करता है, तो कहाँ विस्पर करता है, तो इन हर ईयर, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है बिसाइड द अनगेदर्ड राइस ही ले, तो अब ये सेंटेंस भी अगर देखें तो ही ले बिसाइड द अनगेदर्ड राइस, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सेंटेंसेज क्यों मिल रहे हैं जहाँ पे कि सेंटेंस का ऑर्डर ही सही नहीं है, तो ये जितने भी सेंटेंसेज आपको ऐसे मिल रहे हैं ये किसी न किसी पोएम की लाइन से, अगर आप इन्हें गूगल पे लाइन्स लिखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा कि ये किस पोएम की लाइन्स हैं। तो ही ले बिसाइड द अनगेदर्ड राइस, तो वो लेटा हुआ था, कहाँ लेटा हुआ था, तो बिसाइड द अनगेदर्ड राइस, तो ये वाला जो है हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है दे फॉट टू द लास्ट मैन, तो फाइट टू द लास्ट मैन का मतलब होता है कि अंतिम समय तक लड़ना, मतलब जब तक सभी सभी आदमी जो है ख़त्म ना हो जाएं और तब तक लड़ना, तो दे फॉट टू द लास्ट मैन, तो वे लड़े, तो कहाँ तक लड़े, टू द लास्ट मैन, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। ही परसेवर्ड इन द फेस ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है मुसीबतें, कठिनाइयाँ, तो ही परसेवर्ड, परसेवर्ड का मतलब हो गया डटे रहना, तो ही परसेवर्ड वो डटा रहा, कहाँ डटा रहा, इन द फेस ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो, तो जो शू के मतलब जूता से है, जूते से है, तो द शू इज प्रेसिंग, जो शू है वो प्रेस कर रहा है कहाँ पे, ऑन माई टो, तो ऑन माई टो हो गया एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है टू कीप समवन एट अ डिस्टेंस, किसी को दूर रखना, तो कीप हिम एट आर्म्स लेंथ मतलब उसे दूर रखो, तो रखो कहाँ रखो, एट आर्म्स लेंथ, तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है मेक योर सेल्फ एट होम, तो मेक योर सेल्फ एट होम का अगर एक्चुअल सेंस देखा जाए तो ये बोला जाता है, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं आपके यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है, तो यू आर सेइंग दैट पर्सन कि प्लीज़ मेक योर सेल्फ एट होम, इट मीन्स यू आर जस्ट ट्राइंग टू वेलकम दैट पर्सन हार्टली, आप उस पर्सन को हार्टली स्वागत करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब अब इसे आप अपने घर जैसा ही समझें, एंड बी कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, तब ये लाइन बोली जाती है, तो मेक योर सेल्फ एट होम। तो अगर यहाँ से हम एडवर्ब फ्रेज फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर इस हिसाब से देखना है तो फिर वर्ड्स से हमें इसका इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे मेक योर सेल्फ, तो अपने आप को मतलब अपने आप को बना लीजिए, कैसे बना लीजिए, तो एट होम, तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है इट मस्ट बी डन एट एनी प्राइस, तो इट मस्ट बी डन ये होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए, तो एट एनी प्राइस होना चाहिए, एट एनी प्राइस एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है पापेरिज्म इंक्रीजेस एट अ फियरफुल रेट, पापेरिज्म का मतलब क्या होता है, निर्धनता, पॉवर्टी, गरीबी, तो पापेरिज्म इंक्रीजेस, पापेरिज्म बढ़ती है, पापेरिज्म जो है बढ़ती है, तो किस तरह बढ़ती है, तो एट अ फियरफुल रेट, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है ही हैज़ पेंटेड हिम इन हिज प्रॉपर कलर्स, ही हैज़ पेंटेड हिम, उसने उसे पेंट कर दिया है, कैसे पेंट कर दिया है, तो इन हिज प्रॉपर कलर्स, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है ही हैज़ हिज फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द नेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू
tell to all of you that in this sentence an idiomatic expression has been used. इस सेंटेंस में एक idiomatic expression यूज किया गया है और वो है ये have one's finger on the pulse. have one's finger on the pulse का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, उन सब की जानकारी रखना। तो इसको सेंटेंस में जब यूज किया गया तो ही हैज़ हिज फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द नेशन, तो इसका मतलब ये हुआ, ये कहना चाहता है कि वो जो नेशन में उसके जो भी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ही इज़ फेमिलियर विद ऑल दैट चेंजेस, वो उन सभी चेंजेस से फेमिलियर है। तो इस सेंटेंस में भी ही हैज़ हिज फिंगर, उसने जो है अपनी फिंगर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, ऑन द पल्स ऑफ द नेशन। तो ऑन द पल्स ऑफ द नेशन हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया, लेकिन अगर एक्चुअल मीनिंग देखें तो फिर ये एक्चुअल मीनिंग क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो जो है उसको नेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, वो उसकी सभी की जानकारी है। नेक्स्ट है ही लिव्स बाय हिज पेन। तो ही लिव्स बाय हिज पेन, तो यहाँ बाय हिज पेन का मतलब है राइटिंग के प्रोफेशन से। इस सेंटेंस में कुछ ऐसा बताया गया है कि वो जो है उसका जो प्रोफेशन है वो राइटिंग का है। तो ही लिव्स बाय हिज पेन, वो उसका जो प्रोफेशन है वो राइटिंग का है। तो मतलब वो लिखने के द्वारा रहता है। तो कैसे रहता है, तो बाय हिज पेन, तो बाय हिज पेन हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है द शेफर्ड शाउटेड टू देम एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। जो शेफर्ड था वो चिल्लाया, कैसे चिल्लाया, तो एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है ही स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू escape. ही स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू escape. तो इस सेंटेंस में भी ही स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू escape, तो स्ट्रोव ये जो आया है ये है स्ट्राइव की सेकेंड फॉर्म। स्ट्राइव जिसका मतलब होता है, स्ट्राइव जिसका क्या मतलब होता है, एफर्ट करना, प्रयास करना, उसी की सेकेंड फॉर्म है। तो ही स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू escape, तो उसने पूरे माइट यानी पूरे शक्ति से प्रयास किया, काहे के लिए, बचने के लिए। तो स्ट्रोव ये वर्ब हो गई, और विद ऑल हिज माइट ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। प्रयास किया, कैसे किया, विद ऑल हिज माइट, पूरी माइट से। अब इसमें ये जो टू escape आया हुआ है, ये क्वेश्चन उठता है कि फिर ये क्या है। तो ये वाली जो वर्ब है इसका जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है जो कि आगे लिखा हुआ है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट है ये एडवर्ब फ्रेज है। फिर नेक्स्ट है विदाउट पाजिंग टू कंसीडर ही स्ट्रक द ब्लो। तो विदाउट पाजिंग टू कंसीडर ही स्ट्रक द ब्लो। स्ट्रक द ब्लो का स्ट्राइक द ब्लो जो होता है उसी को इस सेंटेंस में यूज किया गया है। स्ट्राइक द ब्लो का मतलब होता है कि किसी चीज़ के सपोर्ट में या अपोजिशन में कोई एक्ट करना। तो ही स्ट्रक द ब्लो मतलब उसने जो है एक्ट, कोई एक्ट परफॉर्म किया, और वो एक्ट किस तरह से किया, तो विदाउट पाजिंग टू कंसीडर, बिना कंसीडर किए यानी बिना रुके, तुरंत। तो कैसे किया, तो ये जो है विदाउट पाजिंग टू कंसीडर एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट है मच वाटर हैज रन अंडर द ब्रिज सिंस देन। तो इस सेंटेंस में मच वाटर हैज रन, इस सेंटेंस में भी अंडर द ब्रिज, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सा वाटर जो है वो बह गया है। तो कहाँ बह गया है, तो अंडर द ब्रिज, एक फ्रेज ये हो गया। और कब बह गया, तो सिंस देन, ये कह रहा है। इसमें दो फ्रेजेस हैं, तो एक तो फ्रेज हो गया अंडर द ब्रिज और दूसरा हो गया सिंस देन। तो अंडर द ब्रिज एक फ्रेज एंड सिंस देन दो फ्रेजेस। इट मीन्स इन द सेंटेंस टू एडवर्ब फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड, दो एडवर्ब फ्रेजेस इसमें यूज किए गए हैं। तो फ्रेंड्स these were 31 questions that were related to adverb phrase. Okay, thanks for watching this video and have a good day.